पाकिस्तान का कौमी तराना शुरू होने वाला है। आपसे गुजारिश है कि इसके एहतराम में खामोशी से खड़े हो जाइए। ये जो मंजन मैं आपको बेचने जा रहा हूँ, मंजन मतलब खैर छोड़ें। तो किस्सा कुछ यूं है, ये जो वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, अरे यार ये डायलॉग भी बहुत बढ़ चुका है। खैर, इस दुनिया के सबसे बड़े खित्ते के सबसे छोटे हिस्से से थोड़ा बड़ा हिस्सा हमारा है। जी हाँ, हमारी धरती, सोनी धरती पाकिस्तान। चंद दहाइयों पहले काफी गैर मारूफ था। लोग इसे कुछ यूं जानते थे, Oh, the one which is in India. लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये कुछ यूं जाना जाता है। Oh, the one which is with the Afghan border. हाँ, तो मामला कुछ यूं है कि हमारे मुल्क का तकरीबन 51% हिस्सा नाजुक है। हाँ, वही मतलब ये कि इस मुल्क के हर जिले के हर शहर के हर मोहल्ले की हर गली के हर घर में एक ना एक खातून मौजूद है। मतलब ये सौदा हर घर में मौजूद है। अपने घर का ये सामान तो हम बहुत सेंध के रखते हैं, मगर किसी और के घर का ये माल अगर बाहर दिख जाए तो दिल फेंक के और आंखें फाड़ के रखते हैं। तो मेरे भाइयों, गेम है आंखों की। अगर आंखों को लगाम दे दी तो ठीक, वरना भाइयों दुनिया तो है ही मकाफाते अमल। इस कमरे से बाहर दुनिया में बहुत हलचल है। दिन के इस पहर जिंदगी जवां और अपनी आबोताब से रवां दवां है। गुज़िश्ता दिनों नेशनल असेंबली में ख़वातीन को सेक्सुअली हरास करने के खिलाफ बिल मंजूर हुआ है, यूनानिमसली मंजूर देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जिनसी हरासियत है क्या। हुआ है, जो कि मुल्क भर के ख़वातीन के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दिन के 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे और हर जिंदा शय अपने किसी ना किसी काम में मसरूफ है, और वो जिसे कोई काम नहीं वो भी मसरूफ है। ख़वातीन हुकूक की तंजीमें इस बिल के आने पर जश्न मना रही हैं। किसी भी इंसान को ना चाहते हुए, खास तौर पे हमारे यहाँ तो औरतों के साथ ही होता है, घूरा जाए, देखा जाए, छेड़ा जाए और इस तरह की जिनसी तवज्जो दी जाए जो दूसरे इंसान को बुरी लगे। वही ये बिल कहीं ना कहीं जरूर किसी को खटक भी रहा होगा। हमारे यहाँ जो एक भूख है या एक वहशत है जो लोगों की नज़रों में उतर आती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप कहें कि खून उतर आता है। आम फहम जुबान में औरतें इसको ठरक कहती हैं। और ये वही लोग हो सकते हैं जिनका ख़वातीन को परेशान करना मशगला होगा। ये छूने से लेकर, घूरने से लेकर सेक्सुअल असॉल्ट तक, इस सब को जिनसी हरासियत कहते हैं। हर औरत के साथ हर रोज़ ये सब कुछ हो रहा होता है। दिन की इस रोशनी में ये तारीख, बेतरतीब, बेहंगम और ताफुन ज़दा कमरा मेरा है। उन हजरात तक अवेयरनेस फैलाने की तो बहुत ज़रूरत है जो कि राह चलती ख़वातीन को सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह के गुजर जाते हैं, या फिर बसों में ख़वातीन के कंपार्टमेंट में अपनी नज़रें कहीं रख के भूल जाते हैं। इस कमरे को कुछ भी कहिए, मेरी सल्तनत, मेरी आखिरी अमाजगाह या मेरा किला, जिसे रोनने के लिए रोज़ एक फ़ौज तैयार होती है। तफ्तारी नहीं, मुगलिया नहीं, फरंगी भी नहीं, बल्कि महसी फौज। मुझे बहुत अरसा हुआ कोई भी काम किया, क्या करूं, ज़हन पे जैसे फपूंद या फिर जंग लग गया हो। दिमाग ऐसे है जैसे चाय के खाली मग में कोई चमचा घुमा रहा हो। वैसे ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ नहीं करता। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, एक बड़े से ऑफिस में जाता हूँ जहाँ बहुत लोग होते हैं, बहुत काम भी होता है।
Good work. No. They'll be very disappointed with that, Afridi. मेरे इर्द गिर्द रोज बहुत से लोग जमा होते हैं जो शायद मुझे ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि शायद 1902 में मैंने कोई शायद बहुत अच्छा काम किया था, और ये कि ऐसा काम फिर कब देखने को मिलेगा 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 मिलेगा। आज सुबह जब मैं उठा दूर से आवाज आई, उठ जाओ मेरे बेटा, पी लो दूध मलाई। मैं भी ना अजानों के वक्त उठता हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि अक्सर जोहर हो रही होती है। नीम ख्वाबीदा हालत में मुझे एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। ये कौन हो सकता है सिवाय उस फौज के जो रोज इसी वक्त मेरी सल्तनत में मेरी माँ जबरन दाखिल करवाती हैं। कमरे में मौजूद खट्टी मीठी गैसों ने मिलकर एक मुक्का बनाया और घूंसे की तरह इतनी ही शिद्दत से मासी के मुंह पे जा पड़ा जितनी शिद्दत से उसने लात मार के दरवाजे को खोला था। भाई मैं खिड़की खोल लूं? तेरा नाश्ता तैयार है, अम्मी बोलती आके खा ले। आओ 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 सूजी का हलवा खाओ। जिस वक्त मैं अपनी ख्वाबगाह को चंद घंटों के लिए खैराबाद कह रहा था, लगभग उसी वक्त ये शिकरा अपने आज के शिकार के लिए तैयार हो रहा होगा। बिल्कुल तैयारी, मैं उसकी भी डिटेल थोड़ी सी आपको बता देती हूँ। सिर्फ तैयारी नहीं करते बल्कि पूरा सेट ऑफ स्किल्स है। ये सीना बसीना आगे ट्रांसफ़र भी होता है। इसके करने के तरीके, इसके नाम, सॉरी मैं आपको देख रही थी, मैं कैमरे में नहीं देख रही थी, मैं फिर से। शायद मेरे नज़दीक इसके लिए शिकरे से बेहतर तशबीह न थी। इसके माथे से शुरू होके गर्दन पे आके ख़त्म होने वाले चमकीले चोंचदार बाल, सुरमे की मदद से गोल मटोल पुतलियों को लंबाई दी हुई आंखें, जिसकी नाक इतनी खड़ी और नोकीली कि सामने से आने वाली हवा के 2 हिस्से करके कानों के पास से गुजारता। कमीज जिस्म से यूं चिपकी हुई कि अक्सर औकात हवा को भी इसके जिस्म का हिस्सा होने का मुगालता हो। और आखिर में ये क्या, मेरा शिकरा दौराने परवाज मौसीकी से भी महसूस होता है। मेरे ख्याल में ताड़ना जो है वो एक बीमारी है और ये एक साइकोटिक बीमारी है। कोई बीमारी और इसका एक इलाज प्रॉपर बीमारी का नाम देके इसको लोगों को बचाना मेरा ख्याल है बहुत गैर मुनासिब सी बात। लेकिन इसे हम कुछ कर नहीं सकते, अल्लाह मैंने आंखें दी है देखने के लिए। तकरीबन हमारे नाश्ते का वक्त तो एक ही होगा, मगर हमारे घर अलग अलग और एक दूसरे से बहुत दूर है। उसका तो पता नहीं, मगर ये नाश्ता जो मेरी टेबल पे पड़ा हुआ है मेरे यहाँ का रिवायती नाश्ता है। चाय चूसना बंद करो, आकर टेबल पर नाश्ता करो। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये नाश्ता मैं उस वक्त से कर रहा हूँ जब से मेरे घर वालों ने मेरी फीडर छुड़वाई। खैर नाश्ते का तो पता नहीं, मगर सुबह की एक चीज जो हमारे यहाँ कदरे मुश्तरक है वो है माँ का सुबह का लेक्चर। तुझे कितनी दफा समझाया है, सुबह उठने वाले का रिस्क ज्यादा होता है। जंगल में 2 शेर थे, एक सुबह उठ के जल्दी शिकार को जाया करता था, दूसरा देर से सोकर उठता था। लेजी पोस्ती बिल्कुल तुम्हारी तरह। जल्दी वाले को शिकार मिलता था और सुकून से सोता था। और दूसरा शेर भूखा सोता था रात को। एक दिन जल्दी उठने वाले शेर ने पोस्ती शेर से कहा, जल्दी उठा करो, जल्दी शिकार पे जाया करो, देर से जाते हो। और मैं माँ को हमेशा ये कह के चुप करा देता हूँ कि बकरी तो दोनों शेरों से पहले उठती होगी ना माँ। बकरी को क्या मिला, मौत। शिकरा तैयार होने के बाद अपनी सवारी की तरफ बढ़ता है। ये सवारी उसके शिकार का सबसे मौजू हथियार है। सुबुक रफ्तार, चमकीली, गरजदार फटपटी। ताड़ने की इब्तिदा फिरौन ने की थी, फिरौन से हुई थी। नमरूद को ताड़ा दो। नहीं जब से मैं कहता हूँ कि लड़कों के लड़कियों के स्कूल अलग अलग हुए थे, वही वो दिन था जब से जो है समाज में एक पर्दा दीवार हायल हो गई। औरतें जिस तरह एक तरह से दबा के रखी जाती हैं, उनके हुकूक़ के बारे में जो बात होती है, उनको पर्दे में जिस तरह रखने की कोशिश होती है, वो हम सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे दोस्त की नानी आज भी पर्दा करती यार, मतलब बुढ़ी हो गई।
यूं तो शिकरे को घर से निकलते ही शिकार दिखना शुरू हो जाता है और उसकी आंखों में नस दिमाग से फिट हुआ निजाम फौरन काम करना शुरू कर देता है, जिसके जरिए वो टारगेट को शिकार पर लॉक करके उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करता है और यूं सारी तफसीलात निचोड़ के उसे जाने देता है, क्योंकि ये शिकरा बेसब्रा या जल्दबाज नहीं। और फिर इखलाकियात की एक बात के डैन भी साथ घर छोड़ देती है, इसका भी उसे पास रखना होता है। खैर, अब शिकरे को अपने मोहल्ले की हदूद छोड़े 1 से 1.5 मिनट गुजरता है और यूं वो खुली फिजाओं में दाखिल हो जाता है। गुज़िश्ता सफ़र कुछ बेरौनक सा महसूस होते ही वो अपना पसंदीदा गाना लगाता है। तुझसे लोग कहेंगे ना कर प्यार मुझे, मैं तो लाख बुरा हूँ, नींद चुरा लूं, होश उड़ा दूं, मैं तो बाहों में लेकर राह बुला दूं, बात बना दूं, चाहे जहां है दिल को छुपा, बातों ही बातों में तो मुलाकातों में ले लूं। बचना ऐ हसीनों तो मैं आ गया। और अब शिकरा एक लंबा डग भर के उस मेन रोड का रुख करता है जो कि गर्ल्स स्कूल्स और कॉलेजों से जरखेज है। गाड़ियों, टैक्सियों, वैगनों और बसों के बीच से गुजरता, लहराता, बल खाता, मौज उड़ाता शिकरा। एक अंडे वाला देना। कितने हो गए? वैसे पूरे हो गए साहब। अच्छा, इस साइंस का एक बहुत अहम पहलू जो है वो टर्मिनोलॉजी भी है। पैसे पूरे हो गए, चलेगी, और ये जू मानी बातें होती हैं, इतनी कॉमन है कि एक अजनबी मर्द भी आपके साथ बैठा होना और आप इस तरह का एक जुमला बोले तो उसको सारी समझ आ जाती है कि आप क्या बात कर रहे हैं। शिकरा यकायक एक ऐसे मकाम पर पहुंचता है जहां उसे ऐसा महसूस होता है कि साइबेरिया से सारिसों के झुंड चंद लम्हों के लिए सस्ताने को रुके हों। इतने सारे टारगेट्स देखकर उसका स्कैनर भी सटपटा जाता है। अभी वो इसी शशोपंज में होता है कि किसे लॉक करूं और किसे जाने दूं, कि मेरी नजर शिकरे पे और उसकी नजर इतनी देर में टारगेट को लॉक कर चुकी होती है। उसकी टिकटिकी 5 सेकंड से ज्यादा की नहीं होगी, लेकिन इस दौरान ब्लड से लेके डीएनए टेस्ट, आंखों और हत्ता के जिल्द की रंगत, कद काट, पलकों की लंबाई और जाने क्या क्या उन आंखों ने फरोल लिया होगा। 5वें सेकंड के बाद शिकरे की आंखों में हलावत और लबों पे मुस्कुराहट ने जन्म लेना शुरू किया और टिकटिकी का दौरानिया 5 से 6 सेकंड और फिर 6 से 7 और फिर 8वें सेकंड पर ये हजरत खबीस ऑन व्हील्स कहलाते हैं। अक्सर अपनी बाइक या गाड़ी रोककर खवातीन को लिफ्ट की पेशकश करते हैं। अब मंजर कुछ यूं था कि शिकरा चारों शाने चित जमीन पर और फटफटी शिकरे के ऊपर, और वो जो MP3 प्लेयर जिसकी जगह कान में थी वो नाक में, और स्पीकर की तरह खुला हुआ मुंह नाक के रास्ते मुंह से होता हुआ एक धीमा सा गाना सुना रहा। लोगों के कहकों के बीच मेरी नज़र उस वैन पर पड़ी जिस पर शिकरा थोड़ी देर पहले जा चिपका था। ये वैन का ऐन पिछला हिस्सा था जहाँ पे बड़े बड़े अल्फाज में लिखा था, देख मगर। लेकिन
मेरे ख्याल में इसके अंदर मैं आपकी जो भी आप जिस पे भी ये काम कर रहे हैं इसमें आपने एक ख़ास तबके को दिखाया जिसका आपने नाम शिकरा भी रखा हुआ। मेरे ख्याल में एक तबके का मसला नहीं है। अब IMF का सरबराह और एक ऐसा फ्रांसीसी सियासतदान कि जो अपने मुल्क के सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवार है और अवामी जायज़े कहते हैं कि वो सदर मुंतखब हो सकता था, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया न्यूयॉर्क में क्योंकि उसने होटल की एक मुलाजमा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसके बाद वाली बाइक भी नहीं है उसके वो पास, वो इंटरनेशनल शिकरा यूनियन का प्रेसिडेंट था। इस हादसे ने मेरी जहनियत को यकसर तब्दील करना शुरू कर दिया था। अजीब और गरीब किस्म के सवालात मेरी खोपड़ी की अंदरूनी दीवारों पर जैसे टकरे मार रहे थे। ये सवालात बहुत नामुकम्मल, छोटे मगर हरगिज़ बेज़रर न थे। जैसे मैं ये रोज़ देखता हूँ मगर ऐसा सब कुछ रोज़ होता होगा मगर क्या मैं भी इन्हीं में से हूँ? क्या गुजरती होगी उस पे जिसके साथ कुछ ऐसा होता होगा? मुझे कुछ अंदाजा तो हो चला था कि मेरे आराम के दिन खत्म हो चुके हैं। इतने वसूख से ये बात मैं उस बेचैनी की वजह से कह सकता हूँ जो इस वक्त मेरे अंदर हो रही है। So Jordana, what's new in the sordid underworld of sexual harassment? Well, there's been an alarming spike in the number of reported male sexual harassment cases in the workplace, I'm afraid. And verbal harassment often escalates to the physical. जिसकी वजह से वो सारी बातें मुझ तक वापस आ रही हैं जो शायद कभी मेरे खाबीदा दिमाग में जमा हो रही होंगी। जैसे जुनून, इस्मत चुगताई की लिखी हुई बहुत पुरानी फिल्म और उसका एक डायलॉग। अरे हाँ मालूम, तुमने वो बताया वो कलमुहा पठान भूत को घूरता रहता है। Yes, Papa, there was this Pathan who kept staring at me. What's that, Maria? This Pathan, he kept staring at me. फेमिनिस्ट सोसाइटी की तरफ से आई हुई ईमेल्स जिनसे मैं कभी सरसरी गुजर गया था, अखबार की खबरें, न्यूज़ रिपोर्ट्स, लोगों की आंखें और जाने क्या क्या शक 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 करके मेरी आंखों से गुजर रहा था। I'm so sorry. तुम ये करोगे? हाँ तो अरे यार तुम एक लड़की हो के इस बात पे हंस रही हो। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो फर्क पड़ता था ना। I'm telling you, it's a very funny topic. हाँ, टॉपिक तो अच्छा है और सारी पाकिस्तानी औरतों के साथ होता भी है, मगर कुछ साइंटिफिक डाटा शाटा नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम ये कर सकते हो, हाँ वर्किंग वेरी सिंपल। तुम ये कर सकते हो कि तुम एक पैम्फलेट छपाओ जिससे 5-6 जबरदस्त किस्म के ना सवालात लिखो। मर्द औरतों को क्यों ताड़ते हैं, आपको ताड़ना कैसा लगता है, या आपको ताड़े जाना कैसा लगता है, ये शादीशुदा मर्द औरतों को इतना क्यों ताड़ते हैं, और उसके नीचे लिखो कि अपने तासुरात इस नंबर पर रिकॉर्ड करवाएं। हाँ, बल्कि अपनी वीडियोस को इस वेब एड्रेस पे अपलोड करें और मैं एक वेबसाइट का एड्रेस भी दे दूंगा। वाह यार जबरदस्त। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? क्या? You do have a brain. Thank you. I'll take it as a compliment. बस सर्विसेज जहां आवाम को सफरी सहूलियात फराहम कर रही हैं, वहीं खवातीन समेत मौशे की दीगर इकाइयों को रोजगार भी मैसर आ रहा है। ताहम सियालकोट में एक निजी बस सर्विस में पोसेस के फराइज अंजाम देने वाली अकीला तबस्सुम के अगवा और इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े ने कई सवालात को जन्म दिया है। निजी बस सर्विस के CEO ने वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि वो मुतासरा लड़की को न सिर्फ माली बल्कि कानूनी इमदाद भी फराहम करेंगे। DPO सियालकोट ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अकीला तबस्सुम के साथ जो हुआ वो यकीनन अफसोसनाक है, पर ऐसा होता क्यों है ये एक सवाल है। यहाँ मैंने वो मंजर देख ही लिया जिसका मुझे इम्कान था कि ऐसा होगा ही। जी हाँ हाँ
सबको वेलकम कर रही है, आपको भी करेगी। यार आज तो मजा ही लग गया। घूरन चट्टू का काम है आती जाती औरतों को ताड़ना। ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे, मगर बस स्टॉप, मार्केट और हजूम बाजार इनके खास ठिकाने। ये सब कुछ होने का इम्कान मुझे क्यों ना होता। कहीं पे भी सिन्फ़े नाज़ुक अकेली हो या मजबूर हो, वहाँ उसकी ज़ात से फ़ायदा उठाने वाली मखलूक पैदा हो ही जाती है। और ये हज़रत तो फिर भी प्लानिंग के साथ आए थे। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी। अब बस को अड्डे से निकले हुए 10 से 15 मिनट हो चुके थे। यूं हम अब शहर की हदूद से बाहर थे। इतनी देर में उस लड़की ने एक दफा भी मुड़ के पीछे मुसाफिरों की तरफ नहीं देखा होगा। वो बस विंड स्क्रीन के साथ बैठकर नीचे सड़क की सफेद पट्टियों को यूं देख रही थी जैसे वो एक एक सेकंड की तरह गुजर रही हूं। फिर वो अपनी घड़ी को देखती और फिर सड़क पे जैसे किसी बुरे वक्त का इंतजार कर रही हो। उसके हाथ में नंबरों की एक लिस्ट भी थी जिस पर वो मुख्तलिफ नंबरों के गिर्द दायरे बना रही थी और बार बार उनको गहरा भी कर रही थी। ये पर्चा उसके हाथ में ऐसे था जैसे किसी के हाथ में बिछी हुई बारूदी सुरंगों का नक्शा हो। और जोरा चल अब उठ जा, लोगों को चाय पिला दे। अब जोहरा का मुसाफिरों को चाय या पानी पिलाने का वक्त शुरू हो गया था। गोया वो बुरा वक्त शुरू हो गया था जिसका वो इतनी देर से इंतजार कर रही थी, और उठते हुए ये उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। जोहरा को अपनी निशिस्त से उठता देखकर मुसाफिरों की चंद सीटों पर खुलबली सी मचती है। इन सीटों के नंबर वही थे जिनके गिर्द वो इतनी देर से दायरे गहरे कर रही थी। हाँ, वो जो स्टीयरिंग प्रॉब्लम है हमारे पैसेंजर को, ये तो हमारे 80% तो कह ही लेना चाहिए। काफ़ी हमारे हज़रात को बहुत शौक़ है गौर से देखने का, और ऐसा देखने का है कि वो देखते चले जाते हैं। उनसे जाके कह भी दे कि मेरी शक्ल किसी से मिल रही है या आपकी बहन से, तो वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होते वो अपनी कंटिन्यूटी में मुस्कुराते और देखते रहते हैं। मेरे साथ बहुत हो चुका है। ओए होए होए। गोया उसके पास उन बारूदी सुरंगों का नक्शा था जिससे उसको बचकर गुजरना था। निकल पड़ी यार। मैं उसके चेहरे के तासुरात रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था और मेरी छठी हिस्स मुझे कह रही थी कि कुछ होने वाला है। पानी लेंगे आप चाय लेंगे? पानी नहीं रहने दे, चाय दे दो। अब जोहरा का अगला कदम बारूदी सुरंगों की तरफ था जो मुंह खोले उसका इंतजार कर रही थी। उसके कदम मुंजमद थे। वो आगे बढ़ने का सोचती तो लोगों की वहशियाना आंखों से उसे वहशत होना शुरू हो जाती और पीछे हटने का कोई जवाब ना था। अभी वो इस सोच में ही थी कि बिल्ले के भागों छीका टूटा। न जाने चाय के बहाने कितनी देर से इसके इंतजार में था, या यूं कहिए कि उसकी ताड़ में था। आप चाय लेंगे या पानी? चाय या पानी? उस्ताद चाय का पूछ रही है उस्ताद। चाय चाय चाय। ज़मीन पे तो छोड़ें, हवा के अंदर आप जब आप बहुत आसमान के करीब होते हैं और चांस होता है कि शायद हमारे के ऊपर चले, उस वक्त भी नहीं छोड़ते आप। यहाँ से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट पे कभी आप सफ़र करें, ऐसी ऐसी हमारे हरकतें करते हैं, उनको सलाम पेश करना चाहिए। वो ये समझते हैं ये जो काम कर रही है वो सिर्फ हमारे लिए। कई एयर होस्टेस ऐसी मिली हैं कि जिन्होंने शिकायत की है। पैसेंजर बदतमीज़ी ज़रूर कर जाते हैं, बाज़ दफ़ा थोड़ी सी लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं, बैड लैंग्वेज, अब्यूज़िव होती है लैंग्वेज वो, और लोग इस तरह से बात करते हैं। एक तो ये कि वो ये समझते हैं कि ये जो ख़ातून हैं और जो अट्रैक्टिव हैं, हसीन भी होती हैं वो, तो ये एक तरह से थोड़ी देर के लिए एक मुलाजमा बन गई हैं हमारी। बार बार घंटी बजा के बुलाते हैं, उनसे मुस्कुरा के इस तरह बात करते हैं, और मुझे दुख ये होता है कि वो एयर होस्टेस बेचारी मजबूर होती है। तो वो अपनी बॉसिंग करना चाहते हैं।
तो ये एक जो सेंस इस चीज़ का है ना, ये हाकमियत वाला है, हाकमियत हाँ, वाला कि टूल है। आसान शिकार और इस तरह का कि चल मेरी चाय। ओ बैठ जा यार, तू ये ले ले, मैं एक बारी फिर बुला के ट्राई मार लूंगा यार। जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल ये है कि इस वक्त जो है ना खामोश हो जाए। खामोशी जो है ना वो कहते हैं ना कि बेस्ट पॉलिसी है। मगर हमने ये देखा है कि जब आप इग्नोर कर देते हैं तो जो करने वाला ऐसी हरकत वही समझता है कि इसको तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, कोई गुस्सा ही नहीं आया, तो अगली दफ़ा वो और ज़ोरदार तरीके से करता है। तो उससे बेहतर है कि इससे जवाब ही नहीं दे। इग्नोर करने से बात बनती नहीं। हेलो। इस आवाज पर मुड़कर देखती है तो जोहरा को वही मनहूस और मकरूह चेहरा नजर आता है। बात तो सुन लो जरा। उसके तेवर देखे तो जैसे जोहरा के अंदर आतिश फिशा फट पड़ा हो। जोहरा ने यूं उसकी आंखों में देखा जैसे आंखों के रास्ते उसका कलेजा चबा जाएगी। सोनियो थोड़ी सी और बुलाते जाओ। करें कब आगे? कब क्या, आपके लिए सब कुछ हाजिर है। मैं यही सोच रहा था कि आखिर वो क्या कर लेगी। यानी ये लोग पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान की औरत कमज़ोर है? मेल इज मोर डोमिनेटिंग। तो कमज़ोर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उस पर जुल्म बहुत होता है और उसको बहुत पीछे रखा जाता है। डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल देयर, मेल फीमेल। और वो ख़वातीन जो बाहर निकलना चाहती हैं, जो अपनी बात कहना चाहती हैं, उन्हें एक बहुत ही हॉस्टाइल माशरे का सामना करना पड़ता है। क्या जब हम सड़कों के ऊपर जाती हैं तो क्या हमें घूर घूर के नहीं देखा जाता? क्या हमारे ऊपर फिक्रे नहीं कसे जाते? क्या हमें खौफ नहीं होता किसी रिक्शा में बैठने से? क्या बसों में हमारे लिए अलग से सेक्शन नहीं बनाया जाता? क्यों? क्योंकि हरासमेंट है। इस माशरे में लोग तंग करते हैं बाकायदा ख़वातीन, तंग इस तरह करते हैं कि वो ये सोचती है कि शायद मैं खुदकुशी कर रही। दूसरी बात आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आप ही के साथ नहीं हो रहा। हमें आज भी कोई घूर रहा हो तो हम अपना दुपट्टा ऐसे ठीक करना शुरू हो जाते हैं जिस तरह हमारा ही कसूर है। पाकिस्तान के मर्दों के हार्मोन्स में कोई बात है, पता नहीं क्या चीज़ है। हाँ, वो जो स्टीयरिंग प्रॉब्लम है हमारे पैसेंजर को, ये तो हमारे 80% तो कह ही लेना चाहिए। तो देखने में तो कोई मेरे ख्याल में मज़ायक़ा भी नहीं है और उसकी ममानियत भी नहीं है। काफ़ी हमारे हज़रात को बहुत शौक है गौर से देखने का और ऐसा देखने का है। अल्लाह माफ़ करे। ताड़ने को जायज़ मेरे ख्याल में हम आपसे झूठ भी बोल रहे हो, मे भी हम कहीं ये इसको अप्लाई भी करते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम कि बहुत यहाँ टीवी बैठ के अच्छी बात नहीं हो। जायज़ तो कभी भी कहा जा सकता है। जायज़ नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं। बल्कि जो कर रहे हैं अगर आप उनसे पूछिए वो भी जायज़ नहीं बोलेंगे। और इजिप्शियंस तो वो तो बेचारे सबसे ज़्यादा वो इन्होंने PhD की हुई इस मामले में, वो सबसे 4 हाथ आगे ही हैं। देखना, लेकिन इस तरह से देखना कि उसमें कोई वहशत ना हो। लेकिन नज़रें तो मर्द की होती करनी है बेसिकली, चाहे वो किसी भी नेशन का हो। सबको मालूम है सब फील्ड्स में, सब जगह पर
कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से हरासमेंट होती है। और आप भी असर्ट करें और आप भी बताएं कि अब ये एक जुर्म है, इस पे आप रिपोर्ट भी कर सकती हैं। हाँ, ये सवाल कि क्या हर औरत हरासमेंट का शिकार होती है, मेरा ख्याल है कि हाँ, हर औरत पाकिस्तान में हरासमेंट का शिकार होती है। सिंध और बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में औरत एक ऐसी मजलूम हस्ती है कि जिसका पुरसान हाल कोई नहीं। बाप और भाई जैसे मजबूत खूनी रिश्ते ही इनके मुनसिफ और कातिल ठहरते हैं। मुबैना तौर पर जिंदा दरगोर की जाने वाली दोनों लड़कियों का ताल्लुक भी इसी रहमान ज़ई कबीले से है। सियाहकारी और कारोकारी के नाम पर औरत का कत्ल बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में आम सी बात है। बाबाकोट में कत्ल की गई इन मासूम और मजलूम लड़कियों का वाक़या तो मंजर आम पर आ गया, लेकिन न जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो इंसाफ के इंतज़ार में मिट्टी में दफन हैं। कबायली रिवायात ने गैरत के नाम पर दो मासूम जानों की ज़िंदगी तो ले ली, लेकिन हमें यह कबायली गैरत उस वक्त कहीं नज़र नहीं आई जब हमने सैकड़ों किलोमीटर के सफ़र में औरतों के खेतों में काम करते हुए देखा। मर्द या तो हमें होटलों और कहवा खानों पर बैठे नज़र आए या शहरों में वक्त गुजारते। सोचने की बात यह है कि लोग इसी बात पे बहस कर रहे थे कि उन्होंने अपनी पसंद की शादी करनी थी या नहीं करनी थी। उनका मर जाना जो था वो इतना बड़ी डिबेट नहीं बना जितना ये बना कि उनकी उम्रें क्या थीं और उन्होंने अपनी पसंद से शादी करने को कहा या नहीं कहा। हम या मैं या मेरा कौम बलोच या बलूचिस्तान का बलोची लॉ ये कतन ये इजाज़त नहीं देते कि कोई बलोची लड़की या कोई लड़की जाए बाज़ार में, कोई उसको नौजवान मिल जाए और उसको हाथ से पकड़ के अपने घर में ले आए, उससे शादी रचाए। उसमें दो बुज़ुर्ग औरतें भी थीं। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि वो शादी के लिए इंसिस्ट कर रही थी, वो सिर्फ बाकी लोगों को रोक रही थी कि इन बच्चियों को ना मारो, तो उनको भी साथ मार दिया गया। ज़ोहरा, जिसने इन रोज़ रोज़ के शिकरों और घुरन चटुओं से इंतकाम लेते हुए अपनी नौकरी की भी परवाह न की। इस माशरे में बहुत सी मिथ्स हैं औरतों के इस मसले के ऊपर और वो इसको प्रोटेक्शन देती हैं। मैं इनको मुगालते कहती हूँ। जैसे कि एक मुगालता ये है कि जो भी हुआ हो कसूर औरत का है, कि जो वैसे ही बेबस है, जो वैसे ही जिसको दबा के रखा जाता है, वैसे ही कि जिसको तारीख़ी तौर पर पसमानदा रखा गया है। तो जैसे ये जो बस होस्टेस है, इसके चक्कर में आखिरकार उसी को जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि सारा प्रेशर जो था उसी के ऊपर आ गया कि मसला जो भी हुआ कसूर उसी का होगा। बहैसियत इंसान मुझे किसी तौर मुनासिब नहीं लगा कि मैं ज़ोहरा को इस सुनसान बेआबान जगह पे अकेला छोड़ दूँ। इसलिए ज़ोहरा के साथ साथ मैंने भी बस को खैरबाद कहा। यूँ तो एक तरफ मैं ज़ोहरा की कहानी भी सुन रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये परेशानी भी थी कि अब आगे क्या होगा, मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा और ज़ोहरा साथ खैरियत के अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचेगी। इन्हीं सोचों में उलझ रहा था कि एक गैर मानूस सी आवाज़ सुनाई दी। एक्सक्यूज मी, हेलो, यहाँ कोई टायर बनाने वाला है? इनसे कहो यहाँ कोई नहीं है, 4-6 मील आगे मिलेगा। एक मिनट, मैं देखता हूँ। ना मैं इन खातून को जानता था और ना ही मुझे पता था कि इनका नाम सादिया है और ना ही कुछ और। लेकिन एक आइडिया जो क्लिक किया वो शायद ये था कि शायद हम इनके ज़रिए अपनी मंजिलों तक पहुंच सकते हों। हालांकि दोनों ही ख़वातीन हैं, लेकिन इनमें फ़र्क कितना है। एक हालात की सताई हुई, ज़माने से सहमी हुई, और दूसरी इतनी बेबाक और बोल्ड कि इतनी बड़ी गाड़ी लेके तने तनहा लॉन्ग रूट पे निकल पड़ी। मुझे तो सोच के हंसी आ रही है, क्या हालत हुई होगी उसकी। तुमने बहुत अच्छा किया उसके साथ, जाने जितना दबोगी ना उतनी ही दबाई जाओगी। आप कह सकती हो ऐसा, मगर हर कोई नहीं कह सकता। कोई आपसे पूछे तो आप उसको क्या जवाब देंगी कि वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था, वैसे देख रहा था, उसकी आंखों में कितना मैल था। वो लोग आते जाते ऐसे ऐसे जुमले कसते जिनके दो मतलब होते हैं। ये जुमले जो ना, ये इसको जो कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये सुना होगा आपने फ्रेज। एक पैसेंजर ने मुझे कहा आप मेरे साथ बहुत ट्रैवल करती हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने आपके साथ कब ट्रैवल कर लिया? कह रहे आप उस फ्लाइट पे मेरे साथ थी, फिर मैंने कहा अच्छा, आपने मुझे अपने टिकट के सारे वो दिए हुए थे क्या, कूपन्स दिए हुए थे जो मैं आपके टिकट फॉलो कर रही हूँ।
सब मर्द सब इंसान एक जैसे नहीं होते। और क्या, अब तुम इसी को देख लो, कितना सीरियसली लिया इसने तुम्हारी खातिर अपनी बस भी छोड़ दी। यार अली, ये जो तूने सब्जेक्ट चूज किया है तो बड़ा फिट, लेकिन तू केस स्टडी कहाँ से लाएगा? मैं कुछ ज्यादा तो नहीं चाहती हूँ ना, मैं इंसान हूँ और ये मेरा हक है कि मुझे इंसान समझा जाए, जैसे किसी भी मर्द को समझा जाता है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं भीड़ में निकलूँ तो मुझे किसी मर्द से खतरा ना हो। मैं चाहती हूँ कि मैं रात में अकेली निकलूँ तो कोई मुझ पे उंगली उठाने वाला ना हो। लेकिन एक जो महज़ब तरीक़ा है ज़िंदगी गुजारने का, सड़क पे चलने का, लोगों से बात करने का, वो घूरने की इजाज़त नहीं देता। ख़ास तौर पे इस तरह घूरने की कि जिसको घूरा जा रहा है उसको ऐसे लगे कि जैसे उसकी शख्सियत पर, उसके किरदार पर, उसकी प्राइवेसी पर, वो जो एक उसका प्राइवेट स्पेस है उस पर हमला हो रहा है। तो ऐसा नहीं, इस तरह नहीं घूरा जाता। देखा आपने? क्या है क्या ये क्या कर रहे हैं? इस हरकत से एक नतीजा ये निकलता है कि ऐसे लोगों के लिए ख़वातीन कम से कम इंसान का दर्जा तो नहीं रखती, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर इतना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकता। ये लोग शायद इससे भी ज़्यादा गिरे हुए अखलाक का मुजाहरा कर सकते थे अगर ये ख़वातीन इतनी बड़ी गाड़ी में ना होती, क्योंकि बहरहाल ये स्टेटस की दुनिया है। मेरे साथ हो चुका है ऐसा इंसिडेंट एक दफ़ा कि मैं गाड़ी में थी एंड मैंने कोई अननेसेसरी आई वाज नॉट मेड अप और एनीथिंग एंड देयर वाज अ गाय जो मोटरसाइकिल पे ही जो था ना वो बस यूं लीन करके ही केप्ट ऑन लुकिंग एंड पहले तो आइडियल स्टेयरिंग हुई लेकिन वो ही केप्ट ऑन लुकिंग फिर मुझे इरिटेशन शुरू हुई गाड़ी के अंदर में वो तो मेरा गुस्सा जो था वो उस वक्त बहुत बढ़ने लगा एंड इवेंचुअली उसने कोई ऐसा एक गंदा इशारा किया कि मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं स्लो हुई और इवेंचुअली मैंने उसको साइड मारी एंड वो क्योंकि मोटरसाइकिल पे था तो वो पीछे से गाड़ियाँ आनी थी तो वो गिराए, एक हंगामा हो गया था और क्योंकि मेरे सामने रोड खाली हो गई तो मैं फिर स्पीड ऑफ करके मैं निकल गई। बट यस दिस इज हैपेंड। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जो जिससे आपको बहुत डिस्गस्टिंग फील हुआ? कभी इट वाज अ रूटीन व्हेन आई यूज्ड टू गो कॉलेज। उस्ताद बुच्चा, इनमें बसों और वैगनों के वो ड्राइवर शामिल हैं जो अपनी ठरक मुसाफिर औरतों से पैसे लेने या गियर बदलने के बहाने उन्हें छूकर पूरी करते हैं। अब डरने की बात नहीं है, वक्त अब इनके साथ नहीं है। एक तो ये बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई कि बस में औरतों का अगला हिस्सा ही क्यों होता है, पिछला क्यों नहीं होता। ये तो सर पूरी सोसाइटी का आपने एक प्रॉब्लम इंडिकेट किया है ना, नॉट ओनली द ड्राइवर। ये जो आपने शिकायत की है ये तो मुसाफिरों से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारे यहाँ के कंडक्टर से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस मे नॉट बी द सोल्यूशन कि उनका अगर आप पीछे खवातीन को मूव कर दें तो ये चीज़ ख़त्म हो जाए। जब उनका पीछे बैठा देंगे तो फिर सवाल ये आएगा कि उनको आगे क्यों नहीं उठाया जाता। ठीक है ना, अभी तो आप आगे हो गए, आगे देख के तो आप करेंगे तो पीछे क्यों नहीं उठा रहे। तो मेरे ख्याल से आगे बढ़ना ज़्यादा। मैं ये सोच रहा था कि वो क्या हालात होंगे जिन्होंने ज़ोहरा को गांव से इतने दूर जाकर नौकरी करने पर मजबूर किया। ये बात उसके घर वालों से मिलकर ही पता चल सकती थी। हम जैसे जैसे गांव की आबादी की तरफ बढ़ रहे थे, ज़ोहरा उतना ही सोचों में गुम होती जा रही थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई अपनी गुमशुदा यादों को तलाश कर रहा हो। दरख्तों पर अभी तक वही झूले पड़े थे जो वो 15 साल की उम्र में झूला करती थी। सारी यादें वापस आ रही थीं, सारी बातें वापस आ रही थीं। तुझे कितनी दफा मना किया है, घर से बाहर नहीं निकला कर, जवान हो गई है तू, घर में रहना सीख। ज़ोहरा जब घर से निकल के दूध या चाय की पत्ती लेने दुकान पर जाती थी तो लोगों की आंखें उसका पीछा करती थी।
बेशक शहरों में भी ये मसला है, लेकिन देहातों में ये मसला अपनी बदतरीन शक्ल में मौजूद है। आज भी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि गांवों में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई मर्द किसी औरत को नज़र उठा के भी नहीं देखता। मेरी एक बुरी आदत चीज़ों को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने की है, और शायद इसी वजह से सिर्फ मोटी मोटी बातें याद रह जाती हैं, और शायद इसीलिए मुझे आज तक मुख्तारा माई का केस नहीं भूलता। In Pakistan buigt het Hoge Rechtshof zich over een brute groepsverkrachting die tot internationale opschudding heeft geleid. De 36-jarige Mokhtaran Mai werd op last van de dorpsraad verkracht door een groep mannen omdat haar broertje een relatie zou hebben gehad. The fact that she has managed to speak out under incredible pressure not to do so. The fact that she's come here after being, discouraged from traveling and telling her story, I think is remarkable. Mukhtar Mai showed the world the real meaning of the word honor. Ladies and gentlemen, the amazing Mukhtar Mai. मेरा नारा है जुल्म को इल्म से ख़त्म करो। शुक्रिया। Is proud to present the Fern Holland Award to Mukhtar and Bibi. और हमारे यहाँ देखिए सिर्फ एक मिसाल है मुख्तारन माई की। मुख्तारा माई ने जब अपने रेप के ख़िलाफ़ मुकदमा ख़ुद लड़ा, पूरी दुनिया ने उसको ऑनर किया, और फिर भी हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो मुख्तार माई को समझते हैं कि वो झूठ बोल रही थी या उसके साथ जो हुआ वैसा हो सकता था, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। तो ये फ़र्क है दूसरे माशरों में और हमारे माशरे में। ये मेरा छोटा भाई है। अभी ब्रेक ना लगती ना तो ये तुम्हारा भाई हुआ करता। तुझे किसने बताया? तुझे कैसे पता चला? कहाँ है मेरी बच्ची? जो कुछ होता है उससे पहले कुछ हो चुका होता है, और हम में से अक्सर का मानना ये है कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ज़ोहरा की नौकरी गई, अच्छा हुआ। वो अपने घर वापस आ गई, अच्छा हुआ। उसके घर वालों ने उसे हाथों हाथ लिया, ये और भी अच्छा हुआ। मगर मुझे अभी तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या नाम है जी आपका? बशीर अहमद। बशीर साहब, मैंने ये आपके माइक लगाया है, ठीक है? मैं आपसे बस 2-4 सवाल करूँगा, आप मुझे उसका जवाब दें। ठीक है जी। हो जाएगा? हो जी। क्या ऐसा हुआ था जी कि आपको, या खामोश हो जाएंगे 2 मिनट? ऐसा क्या हुआ था जी, आप थोड़ा जोर से बोलिए, ऐसा क्या हुआ था कि आपको निकालना पड़ गया ज़ोहरा को या उसको छोड़ना पड़ा? जवाब मिलने पे सिवाय सदमे के क्या होता। पता चला कि हमारे यहाँ की जो भी नगरी अंधेर में है, वहाँ का राज कितना चौपट है। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि लड़कियाँ कारी क्यों की जाती हैं, भेंट क्यों चढ़ती या चढ़ाई जाती हैं। ज़ोहरा के बाप से बात करके पता चला कि ये गांव भी किसी चौधरी या वडेरे का राजवाड़ा था, और ये उसकी पसमानदारे आया। चौधरी का वाहिद वारिस उसका इकलौता बेटा था, जो जवानी के जोम में कुछ भी कर जाता था। ज़राई अराज़ी गांव की आबादी से थोड़ी दूर थी। ज़ोहरा जब भी अपने बाप के लिए खेतों में खाना लेके जाती तो चौधरी का बेटा और उसके दोस्त ज़ोहरा की ताड़ में रहते, और एक दिन तो हद ही हो गई। और किधर है? चल। इस वाक़े के बाद पंचायत बुलाई गई, बज़ाहिर मुनसिफाना फैसला करने के लिए। इंसाफ यही होता कि ज़ोहरा को या तो उस बदमाश से शादी करनी पड़ती, या फिर कोई ना करता गुनाह उस पर साबित करके उसे मार दिया जाता। हमारा माशरा ऐसा है कि कारोकारी का जो एक तसव्वुर है, गैरत का, इज़्ज़त का, ये इतना डीप रूटेड है कि तसव्वुर कीजिए कि कोई बहन
अपने भाई के हाथों कत्ल हो, कोई बेटी अपने बाप के हाथों कत्ल हो। जो खुदकुश बमबार हैं उनसे तो हम वादा करते हैं, या कोई वादा करता है कि तुम जन्नत में जाओगे, तुम अपने दुश्मनों को मार रहे हो। ये तो वो लोग हैं जो अपने अजीज़ों को मार रहे हैं, और किसी ने उनसे कोई वादा नहीं किया है कि उन्हें जन्नत में जगह मिलेगी। पुत्र गर्ल्स, रात हो गई है ज़्यादा, सवेरे चले जाए। ठीक है, शुक्रिया। सही कहते हैं, हर रात से पहले भी सुबह होती है और हर रात के बाद भी। ज़ोहरा तो अब हमारे साथ न थी, पर खामोशी काफ़ी थी। सादिया, जो किसी के भी मामलात से बज़ाहिर काफ़ी बेनियाज दिखती थी, वो भी काफ़ी उदास मालूम हो रही थी। वो जैसे कुछ सोचे जा रही हो कि अचानक उसका ये जुमला इस खामोशी को तोड़ता है। पता है, ये चीज़ हर लेवल पे होती है। ये इसके लिए देखें, इस लेवल नहीं, इसके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर जिस बंदे को जहाँ कुछ मिलेगा मौका, वो वहाँ वो हरकत करेगा। छोड़ नहीं रहा उसके लिए, चाहे वो गांव की गली हो, चाहे लिफ्ट हो, चाहे। डोंट टेल मी तुम्हें असेंबली का वो तमाशा याद नहीं जब एक खातून मेंबर को एक बंदे ने खत दिया था। दैट वाज हरासमेंट यार। सिंध असम्बली के बजट सेशन का चौथा इजलास चेयरमैन इरफान गुल मक्सी की सदारत में जारी था। इस दौरान हुकूमती अक़लियती रुकन ईश्वर लाल ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के रुकन शाजिया मरी को असम्बली के नायब कासिद के ज़रिए चिट्ठी भिजवाई। चिट्ठी में लिखा था, कैसी हैं आप? ये बड़ी गैर महज़ब हरकत एक रुकन असम्बली ने की और मुझे पेपर पे चिट लिख के भेजी, और मैंने कंफर्म किया कि ये चिट किससे आई है। जब मालूम पड़ा तो वो वही रुकन थे असम्बली के जिन्होंने पिछले 1.5 साल से बज़रिए टेलीफोन और मैसेजेस मुझे तंग करते थे। कैमरामैन अदनान याहिया के साथ फैसल अजीज़ खान, जियो न्यूज़, कराची। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाई? यार मैं रास्ते में हूँ, तू बता किधर है? घर पे, ऑफिस पे? तू बस तैयारी पकड़ यार, चलेंगे कहीं। ये कौन था? ये है मेरे दोस्त वहीद अहमद राठौर, मेरे बचपन का दोस्त है। बचपन में हम इसे निद्दू कहते थे और हमेशा से इसका एक स्क्रू ढीला है। खैर, अब तो एक बड़े प्राइवेट बैंक में रिकवरी एंड कलेक्शन डिपार्टमेंट का हेड है। थोड़ा दिल फेंक है, पर अब खैर शादी वादी हो गई है, सुधर बुधर गया होगा। दिल फेंक आदमी शादी के बाद सुधर जाए, मुश्किल है। और ये भी सुना है कि भाभी ज्यादा खुश नहीं है, पता नहीं क्यों। हालांकि नीतू तो बहुत खुश रहता है, सारा वक्त जोक्स, शरारतें, किसी को भी बोर नहीं होने देता। अब मेरा काम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आगे बढ़ रहा था। मेरी कहानी के एक किरदार ने मुझे दूसरे किरदार तक पहुंचा दिया था। फर्क सिर्फ ये है कि ये एक मर्द है और हरगिज भी मजलूम नहीं। वैसे तुम मीडिया वालों की बड़ी ऐसी होती है। मजलूम थी तो फिर शायद एक औरत। शादी हो गई तेरी? अच्छा ये बता भाभी कैसी? अब तो पुरानी हो गई। चल आजा अंदर चलते हैं। निद्दू के शौक अभी भी वही हैं, वही वाहियात बातें, वही चैनल्स, सिर्फ गाने ज़माने के हिसाब से तब्दील हुए हैं। क्या देख रहा है? यार मैं तो फैन हूँ उस बंदी का, क्या डांस करती है यार। वही अब इस तरह के माशरे में अब ऐसे गाने आप लोगों के अंदर दिमागों में डालेंगे, अच्छी बात है, तो इसमें आपके शिकरे पैदा होंगे, इसमें इकबाल तो पैदा होगा नहीं। एग्जैक्ट। ओ खैर, क्या फिट सीन है, ये है रशीद मीडिया की यार, ये है लाइफ। यार तू तो जाता होगा फैशन शोज में ना यार, जरा तू भी 5 साल दिला दे यार मुझे।
कुछ जो होते हैं वो ज़बरदस्ती के आ रहे होते हैं, उनको पासेस चाहिए होते हैं, बस कहीं से पास मिल जाए हम आके शो देख लें, कुछ ऐसे भी होते हैं। हाँ, मतलब मेरा मतलब ये था कि यार मैं तेरी भाभी दोनों जाएंगे ना फैशन शोज में। वैसे क्या लोग वाकई में इनके कपड़े छपड़े देखने आते हैं? सोशल सर्कल में जो लड़के होते हैं और जो मर्द हजरात होते हैं वो बोलते हैं कि जी कपड़े कौन देखता है, हम तो सिर्फ लड़कियों को चेकआउट करने जाते हैं। They're absolutely right, 100%. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको फैशन का कुछ पता नहीं होता, they're just there to look at the girls. क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो स्टेयरिंग के ऊपर है, ये उस किस्म की है, तो आई एम श्योर 100% के तार तो रहे होते होंगे। और स्पेशली जो यूट्यूब्स पे अक्सर मैं देख रही होती हूँ कुछ क्लिप्स निकाल के जो उसमें कुछ किया होता है, दैट्स रॉन्ग। वहीद बस भी कर दें, आपके दोस्त आए हुए इतनी दूर से, वैसे भी आप ये सब चीज़ें तो देखते ही रहते हैं। अब ओवरऑल भी इनफैक्ट अगर आप देखें तो वो औरत को एक कमोडिटी के तौर पे यूज़ किया जाता है। एड्स देख लें, इवन शोज देख लें, एक बंदी आपने बिठाई है जिसने सिर्फ हंसना है। लोग बोलते हैं ना आई एम पाकिस्तान्स मोस्ट कंट्रोवर्शियल फेस। यहाँ पर लोगों की सोच कुछ और है ख़वातीन के बारे में, वहाँ आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, मीडिया को भी बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। टीवी बंद करने के बाद बोलते हैं यार ये बंदी बड़ी मतलब बड़ी बोल्ड है और ये है, पर वो हर रात ट्यून इन करते हैं दैट ये बंदी क्या करेगी, क्यों करेगी, अगले मिनट ब्रेक के बाद क्या होगा, पर वो देखते हैं। तो हेट मी लव मी बट यू विल स्टिल सी मी। उसमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? सब्लिमिनल मैसेज क्या है उसके अंदर? एंड अ गुड टू यू ऑल। अरे क्या तुम औरतों की रेसलिंग देखते हो? मैं रेसलिंग नहीं देखता। कि तुम्हारे दोस्त तो बड़े ही शौक से देखते हैं। तो जा यार, तुझे तो मर्दों वाली कोई बात ही नहीं है। क्या औरतों की रेसलिंग देखना मर्दानगी है? और क्या क्या देखना मर्दानगी है? बड़े शौक से देखते हैं। कंटिन्यूसली बताया था। कंटिन्यूसली विमेन जो एक टीवी पे विमेन रेसलिंग चल रही है, चैनल दूसरे पे चेंज हो रहा है, वो लगी हुई है, बाकी न्यूज़ चैनल जो है वो दूसरे। ये तो मतलब उसमें दुनिया यहाँ के न्यूज़ चैनल्स आ रहे थे और वो सब, लेकिन वो नहीं, रेसलिंग चल रही है, ऐसे बनना भरपूर जगह जब तक चल रही है। बेगम, ये आजकल की लड़कियों को क्या हो गया? ऐसा लगता है जैसे पूरा बुद्धि की सड़क पे निकल आया हो। निद्दू शिकरे की एक और किस्म है, एक पढ़ी लिखी किस्म, जो अपने मोटे चश्मे के साथ स्कैनर लगाए फिरता है। अबे तो क्या बना रहा है यार? अबे इस लड़की की बनाया यार, फिर तेरी भाभी को दिखाएंगे और सड़ाएंगे। मेरे ख्याल में कम से कम गाड़ी चलाते हुए अपना ध्यान आप रोड पे रखा करें। लो भाई, अब बंदा किसी अच्छी चीज़ की तारीफ ना करे। मैंने माना कि ऊपर वाले ने तुम्हें बड़ा हुस्न दिया है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मगरूर हो जाओ। हाँ भाई, खाने वाने के लिए कुछ ऑर्डर किया है या नहीं? ऑर्डर तो बड़ा फिट है। आखिर किस चीज़ की कमी है मुझ में? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या जवान नहीं हूँ? क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? आखिर मैं इनको नजर क्यों नहीं आती? क्या सोचता होगा इनका दोस्त भी? उससे क्या पता कि मुझे उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अरे इसे क्या हुआ? अरे खैर यार, चल, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, चल शुरू हो जा। मैं यही देख रहा हूँ कि तुम्हारी भूख है कि ख़त्म ही नहीं होती है। हमारे यहाँ की औरत कमज़ोर है, मैं नहीं मानता। हमारी औरत मजलूम है, मैं नहीं मानता। क्योंकि मजलूम तो सबसे बड़ा जालिम होता है उस वक्त तक जब तक वो अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। हमारी औरत बहादुर है, मजबूत है, क्योंकि जिस माशरे की सख्तियाँ ये झेल रही है शायद किसी और माशरे की औरत झेल भी ना सके। हमारी औरत जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती है, कदम उठाती है, फिर गिरती है, फिर उठती है। हमारे वतन की बेटी को सारी दुनिया ने हौसला दिया, उसका हाथ थामा, उसकी हिम्मत और बहादुरी की दाद दी, शोहरत दी,
इज्जत दी, उसके साथ हमने क्या किया? Aanvankelijk kregen 6 mannen wegens de verkrachting de doodstraf, maar nu zijn 5 van hen alweer vrijgesproken. Mai eist dat alle mannen die haar hebben verkracht worden veroordeeld. यही फैसला देना था तो क्यों मुझे 5 साल इन्होंने धक्के दिए हैं। जो शुरू में पुलिस ने बयान लिखे थे ना, वही गलत लिखे थे, लेकिन उसके बाद मेडिकल थी, मेडिकल सामने आ गई थी, मेडिकल मेरे हक में थी कि अदालत मेडिकल को नहीं देखा था अदालत ने। डंडे खाए, मारे खाएंगे, इसलिए खाएंगे। क्या आप उससे क्या पूछेंगे? मतलब दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग। मैं समझती हूँ कि क्या हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कहें, जहाँ गवाहियाँ भी बदली जाती हैं, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन भी ठीक नहीं होती, वहाँ पर आपके मेडिको लीगल ऑफिसर्स जो हैं वो टेस्ट भी बदल देते हैं, क्या क्या नहीं होता है इस सिस्टम में। आज जो अदालत ने फैसला किया है पाकिस्तान की तमाम औरतों को मायूस किया है, और अगर अदालती फैसले इस तरह के आएंगे तो पाकिस्तान की हर औरत अपने आप को इस मुल्क के अंदर गैर महफूज समझती है, और हम ये समझते हैं कि ये हमारा मुल्क फिर तभी बनेगा जब अदालतों में हमारी औरतें आके बैठेंगी। वो औरतें जब अदालतों में बैठेंगी तो हमें इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 509 के तहत वो पर्चा करा सकती है। अगर ये लड़की चाहे तो इस रवैये की रिपोर्ट कर सकती है पुलिस में। अगर मैं जाके पुलिस में जाके बोलूँ कि जी वो मुझे बंदा स्टेयर कर रहा था, कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 509 के तहत वो पर्चा करा सकती है। अच्छा, वेल मुझे तो नहीं पता था कि ये लॉ भी पास हुआ है। लाइक व्हिच लॉ? आई डोंट नो। बताओ। बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम नहीं है अभी कि ये लॉ क्या है और इसकी कितना वसी है, या क्या ये कवर करता है और क्या ये कवर नहीं करता। एक घरों में काम करने वाली मासी थी और वो एक ही सड़क से बार बार गुजरती थी, बाज़ार सा था, काफ़ी रश था, तो वहाँ पर लड़के उसको बहुत तंग करते थे, तो उसको गुस्सा आया बहुत। उसने कहा कानून बन गया, मैं इनको ज़रा ठीक कराती हूँ। तो उसने जाके पुलिस में रिपोर्ट दी और पुलिस आई और वो उन लोगों को पकड़ के, वो नाम उनके पास थे, पकड़ के ले गई। ये बाकायदा पर्चा नहीं हुआ, कोई कोर्ट केसेस नहीं हुआ, कोई 7 साल प्रोसीडिंग्स नहीं चली, लेकिन वो औरत वो कहती है कि अब मैं जहाँ से गुजरती हूँ ना 2-2 फुट लोग पीछे खुद हट जाते हैं। मसला ये कि प्रूफ करना भी बड़ा मुश्किल होता है। उसके खिलाफ गवाही, मतलब हमारा माशरा जिस तरीके से है वो तो खुला बोलता है कि यार मैंने ये किया है, कौन देगा? मतलब ये भी तो एक वो है ना। और इसको केस की हैंडलिंग इस तरह होती है जिस तरह एविडेंस कलेक्शन होती है, इसमें कभी आप साबित कर भी नहीं सकते। मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर ये हमें हार्ड एविडेंस ही लाना होता तो हम सिर्फ कोर्ट का दरवाज़ा खटाते, हमें कमेटियां बनाने की ज़रूरत नहीं थी। जो इंटरनल कमेटी होती है उसका मेजर ऑफ एविडेंस बहुत लोअर होता है। मोस्टली वो इन्फॉर्म नहीं करती, किसी को बुलाती नहीं। हमारे यहाँ ऐसा जितना ओपन वो नहीं है कि वो जाएगी और रिपोर्ट कराएगी और कोर्ट जाएगी और जाएगी, लंबे प्रोसीजर में कोई पड़ती नहीं औरत। देयर आर लॉट ऑफ कल्चरल टेबूज, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वुमेन आर नॉट विलिंग टू टॉक अबाउट। ये कानून जो है, हरासमेंट का कानून जो है, ये उसको मद्देनज़र रखते हुए कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कितना ख़राब है, हमने अपने जितने अंडे हैं उस टोकरी में डालें जहां मैनेजमेंट होती है, जहां इदारे के सरबराह होते हैं। इस उम्मीद के ऊपर कि जो पुलिस हाल करती है और जो लोअर जुडिशरी हाल करती है वो वहाँ पर नहीं होगा। एंड सो आई रियली डोंट थिंक कि इसमें कोई फ़ायदा होगा। तो मैं हमेशा ये पूछती हूँ, इसका मतलब है कि कुछ ना किया जाए? इसका मतलब है सुबह शाम जो आप हरास होती हैं वो उसी तरह होती रहें? तो क्विक रिजल्ट्स तो कहीं पर भी नहीं होते, थोड़ा टाइम लगता है। अब कई साल लगे हैं एक लॉ को पास होने में, तो कुछ तो साल लगेंगे ना इम्प्लीमेंट होने में, और कुछ साल लगेंगे लोगों को इस पर कॉन्फिडेंस आने में। अब हमारे यहाँ एक कानून है जिसका हम ये फ़ायदा उठा सकते हैं, जहाँ पर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। हम अपने लिए, अपने साथियों के लिए, अपनी बाकी बहनों के लिए जो हमारे साथ काम कर रही हैं, हम ये क़वानीन हमारे माशरे के सुधार में किस कदर कार फरमा हैं, इसका अंदाज़ा मैं नहीं लगाना चाहता। लेकिन क्या ये बड़ी बात नहीं कि इसी माशरे के लोगों ने जिनसी तौर पर हिरासा करने के ख़िलाफ़ न सिर्फ कानून मुतारिफ़ करवाया बल्कि इसे लागू भी किया। अब इसको अपनाना और इसका दुरुस्त इस्तेमाल करना मेरी भी और आपकी भी जिम्मेदारी है। आज ये कहानी ऑन एयर जा चुकी है, आप भी इसे देख रहे हैं। जो मैंने देखा और फील किया, कोशिश की कि आप भी इसे महसूस कर सकें।
मैंने तो बहुत अरसे बाद एक छोटा सा काम किया है, लोग तो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अपने अपने हिस्से की ईंटें रख रहे हैं ताकि उस दीवार को खींच सकें जो मैं और शायद आप भी समझते हैं कि इस माशरे में होनी चाहिए। हमने इससे भी बड़ा काम करना है, अपने अपने आगे की दीवारें खड़ी करनी है जिसके पार तो देख सकें, मगर प्यार से, एहतराम से, इज्जत से।